जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश में। तो आज जो है मैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के गणित के अनसॉल्व पेपर जो भी हैं 2025 में लेटेस्ट पैटर्न पर जो भी एग्जाम हुए थे उनका सोल्यूशन करने वाला हूँ। और इसका पहला सेट है ये वाला 2025 822 वी। ठीक है, इसका आज हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो देखते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होता है। परमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या अपरमेय संख्या। जैसे कि हम जानते हैं, अच्छा हम आपसे कहें परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या के बारे में आप क्या जानते हैं? तब आप कहेंगे कि ऐसी संख्याएं जो p बटा क्यू अर्थात भिन्न के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं परमेय संख्याएं। और इसी के विपरीत अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो हम कह देंगे कि ऐसी संख्याएं जो p बटा क्यू रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती हैं या भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती हैं। तो इसमें कहा है कि परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होगा। तो परमेय संख्या जैसा कि हम p बाई क्यू कोई भी मान लेते हैं, जैसे कि p बाई क्यू, जैसे कि हमने 2 ले लिया, ये क्या होगा? ये एक अपरमेय संख्या होगा क्योंकि इसके बटे में क्या होता है? हमेशा 1। तो ये p बटा क्यू रूप में है, तो अर्थात 2 हमारा क्या होगा? परमेय संख्या। परमेय संख्या, ठीक है। अपरमेय क्या होगा? जैसे कि हमने ले लिया √2, √3, √5, √6, यानी कि जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता एक प्राकृतिक संख्या में, वो क्या होती है हमारी? वो सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इनका पूछा हमें योग, यानी कि 2 प्लस √x। यहाँ पर x जो है इनमें से कोई एक या अन्य भी जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो वो हमेशा क्या होती है? वो होगी हमेशा एक क्या? अपरिमेय संख्या होगी, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपरिमेय। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे कि इसमें पूछा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर से 2 से भाग दे देंगे तो 2 3 6, 2 नेम 18। अब जो 39 आया है हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो इसे हम 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 13 3 39। ये जो 13 है ये एक अभाज्य संख्या होती है जो या तो स्वयं या 1 से विभाज्य होती है। तो ये स्वयं से ही विभाज्य होने वाली है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड क्या आया? हमारा आया अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया हमारा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यहाँ पर दो बार मल्टीप्लाई में है या गुणा में है, तो इसको 2 की पावर क्या लिख देंगे? 2। जैसे कि कोई संख्या x गुणा x गुणा x, यदि ये कितनी बार है, मैं आपसे कहूंगी x को कितनी बार गुणा किया गया, तो कहेंगे 3 बार। जितनी बार गुणा किया जाता है तो पावर उतनी ही किसी भी संख्या की चढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर कितना था? ये 2 था, इसकी गुणा कितनी बार की गई थी? 2 बार, तो 2 की पावर 2 होगी। ऐसे ही 3 और ये 13 गुणा में। तो हमारा जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया? 2 की पावर 2, 3 गुणा 13। हम अपना ऑप्शन देखते हैं तो इसमें हमारा मिलता है सेकंड ऑप्शन, जो कि है 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि 3x प्लस 5y बटा 3x माइनस 5y बराबर 7/3 है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? क्वेश्चन में बोला है कि 3x प्लस का 5y बटा 3x माइनस 5y बराबर 7/3। देखिए जब कभी इस तरह से जो है फॉर्म दे रखी हो
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस 3 की गुणा इधर हो जाएगी और इस 7 की गुणा हम किधर कर देंगे, इधर कर देंगे। यानी कि 3 की गुणा जब हम इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x प्लस 5 तियां 15y बराबर। चलो मैं आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं जो है आपको एक स्टेप और बढ़ा के बता देता हूँ। जैसे कि इस 3 की गुणा किधर हो जाएगी, इस 3x प्लस 5y में हो जाएगी, ठीक है। और इधर ये 7 की गुणा किस में होगी, ये हो जाएगी 3x माइनस 5y में, ठीक है, 3x माइनस 5y में। अब इस 3 की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो 3 की गुणा 3x से होगी तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस 5y। 5y की गुणा जब हम 3 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 15y। 5 तियां कितना होता है 15, और ये y आ गया। ऐसे इधर हम कर देंगे 7 की गुणा 3x, तो कितना हो जाएगा 21x माइनस का 7 पन्ना 35y। ऐसे हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कोई भी जो सेम सेम है उनको हम एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 9 है, तो इस 9 को इस साइड ले जाएंगे, तो अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो वो माइनस का हो जाएगा। यानी कि अगर हम एक साइड से दूसरी साइड किसी भी जो भी है पद को ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर प्लस का 9x है तो उधर हो जाएगा माइनस का 9x, यानी कि ये 21x इस 9x को इधर लेगा तो क्या होगा माइनस x बराबर। इधर ये 15y था, इस माइनस 35y को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 35 का प्लस का y, प्लस का 35y, ठीक है। तो यहाँ से 21 में से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 12x बराबर। ये 35 में जब हम 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 50y। जोड़ना तो आता होगा, इतनी तो उम्मीद रख ही सकते हैं। तो यहाँ से x बटा y हमारा कितना आ जाएगा 50/12। इसको एक बार और 2 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 25/6। कितना आएगा 25/6। तो यही हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन में भी हमारा पहला ही मिल जाएगा 25/6। इस प्रकार इसका आराम से सोल्यूशन कर सकते हैं। बाकी अगर जैसे कि ये क्वेश्चन यदि किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो भी भर्तियां होती हैं उसमें यदि पूछा जाता तो शायद मैं इस जो ये तरीका मैंने लगाया था ये तरीका ना लगाता, मैं इसे बहुत ही जल्दी कर सकता था। मैं देखता कि इसमें x और y की वैल्यू रखकर देखता और देखता कि 7 का मल्टीपल ऊपर किस किस ऑप्शन को रखने में बन रहा है। तो आप जब रख कर देंगे तो मात्र यही एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें 25 और 6 को x और y की वैल्यू रखेंगे तो ऊपर एक मात्र ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 7 का मल्टीपल होगा। बाकी आप इस पर ध्यान ना दें क्योंकि यह आपके अभी कोई काम का नहीं है, ठीक है। आप अभी बेसिक से ही करना सीखें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं कैसे होगा। देखिए आप इस प्रश्न को जब ही कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि विविक्तर होता क्या है। जैसे कि हम एक अध्याय पढ़ते हैं कक्षा 10 में, जिसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण उसमें हमें बताया जाता है कि विविक्तर क्या होता है। देखिए विविक्तर जो होता है इसे बोलते हैं b² माइनस 4ac, जो कि किसी मान लिया कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर कितना 0 है। तो इसमें जो b का अगर स्क्वायर करेंगे यानी कि x का जो मल्टीपल होगा उसका स्क्वायर कर माइनस 4ac, यानी कि उसमें से 4 से गुणा कर a और c की गुणा कर घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये होता है विविक्तर। क्या होता है विविक्तर, हमारे पास विविक्तर हो जाता है जिसको हम कैपिटल D के बराबर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से विविक्तर जब हम निकालेंगे तो b हमारा क्वेश्चन में, जैसे कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। जैसा कि हम इस इक्वेशन की या इस समीकरण की तुलना जब हम इससे करेंगे इस वाली समीकरण से तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने b किसको माना है, जो x का मल्टीपल है। यहाँ पर x का मल्टीपल क्या है 2 है, तो यहाँ से b कितना हो जाएगा माइनस का 2। अब माइनस का 2 का क्या कर देंगे हम यहाँ पर स्क्वायर, -4 माइनस का 4। ये देखेंगे
इस समीकरण में क्या था, ये था एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 3, उससे कर देंगे गुणा, गुणा सी, सी क्या था, सी था एक कांस्टेंट पद, अचर पद, क्या था अचर पद, अचर पद कितना है 1/3। जैसा कि हमें पता है कोई भी संख्या हो, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, यदि हम उसका वर्ग करते हैं तो वो हमेशा धनात्मक आता है। तो -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 4, और आप यहाँ पर देंगे कि गुणा में 3 है, भाग में 3 है, तो ये एक दूसरे को काट देंगे, तो बचेगा क्या माइनस का 4 बचेगा, यानी कि माइनस का कितना बचेगा 4 बचेगा। तो इस 4 से ये 4 क्या जाएगा घट जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि विभक्तर कितना होगा डी बराबर 0 होगा। तो हमारा वो पहला ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन ये देखिए, ये हमारा ऑप्शन मिलेगा ए। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारे पास इसमें बोला है सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य क्या होगा। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कैसे करते हैं आपको बताता हूँ मैं, कि जो भी इसका वर्ग अंतराल नहीं है, इसका आप औसत ले लेंगे, हर वर्ग अंतराल का अलग अलग औसत लेंगे आप। जैसे 2 और 4 का औसत लें, 2 + 4, औसत का मतलब होता है जितनी संख्याएं होती हैं उनको जोड़कर और उतने से ही भाग कर देते हैं। यहाँ पर 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2, तो 6 को यहाँ पर काटेंगे कितना 3। ऐसे ही 6 + 4 कितना हो जाएगा 10/2, बराबर कितना हो जाएगा 5। 6 + 8/2 7 हो जाएगा। ऐसे ही 8 + 10/2, 10 8 18 होता है, 18 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और यहाँ से 10 + 12/2, 12 10 22, और 22 का आधा कितना हो जाएगा 11। अच्छा हमने इतना कर लिया, अब क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे कि जिस वर्ग के सामने जो बारंबारता दे रखी है उसमें उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 2 और 4 के सामने क्या था 2 से, 4 और 6 के सामने क्या है 4 है, तो जिसके सामने जो होगी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से गुणा कर देंगे। तो 2 से 4 के बीच में बारंबारता कितनी है 2 है, तो इस 2 से यहाँ पर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 6 से 4 या 4 से 6 वाले के सामने कितनी से मल्टीप्लाई होगी 4 से, क्योंकि 4 है ना। यहाँ पर 7 से हो जाएगी, यहाँ पर कितने हो जाएगी 3 से, यहाँ पर 4 से। इसे हल करो, 3 दूनी 6, यहाँ 5 चौक 20, और ये 7 7 49, 9 3 27, और 11 चौक 44। आप इन सबको जोड़ लो, आप जब इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 146। जोड़ लो, मैंने तो जोड़ लिया, ठीक है। अब जो भी आपके पास सम आता है उसे क्या करते हैं, जो भी जो भी बारंबारता दे रखी होती है, सॉरी संचय बारंबारता नहीं, जो भी बारंबारता है उसे जोड़ लेंगे। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 7 13, 3 16 और 4 20। जो भी बारंबारता की सम होगी उससे कर देंगे भाग। जब हम इससे भाग करेंगे इसे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.3। ठीक है, इसमें देखेंगे ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर होगा। कौन सा क्वेश्चन था ये, पांचवा। छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठे क्वेश्चन में बोला कि कोई त्रिभुज एबीसी है जिसमें भुजा डी बीसी के समांतर है। मान लिया कोई त्रिभुज एबीसी है ये, जिसमें बीसी के समांतर कोई भुजा, मान लिया क्या है ये बीसी के समांतर, ये क्या है दोनों समांतर हैं। ये कोई डीई है, क्या है डीई। इसमें कहा है कि एडी 1.5 सेंटीमीटर, यानी ए से डी ये कितना है 1.5, और बी डी कितना है बी से डी, यानी कि ये कितना है, ये है 3 सेंटीमीटर। कितना है 3 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। और ए कितना है ये 2 है। तो हमें पता क्या करना है, एसी की माप पता करनी है, यानी कि ये पूरा ज्ञात करना है। चलिए कैसे करते हैं, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि थेल्स प्रमेय क्या है। एक कोई गणितज्ञ होंगे, रहे होंगे थेल्स नाम के, उन्होंने एक प्रमेय दी थी जिसे बोलते हैं थेल्स प्रमेय। उन्होंने प्रमेय का नाम अपने ही नाम पर रख दिया था। थेल्स प्रमेय बोलती है कि किसी भी त्रिभुज में यदि कोई भुजा किसी दूसरी भुजा के समांतर विभाजित करती है खंडों को, तो वहां से एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा
ईसी के, ठीक है। यानी कि ये वाला इतना भाग और ये वाला इतना भाग, ये एडी है और ये डीबी है, यहाँ से ए ई है, ये ए ई है और ये ईसी है, ये ईसी, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से मान लिया हमने ईसी, ईसी कितना है, चलो ईसी नहीं मानते, ईसी की वैल्यू निकाल ली। एडी कितना हमारे पास 1.5 दे रखा है, डीबी कितना है 3, बराबर ए ई कितना है 2 है, ईसी निकालना है। तो यहाँ से 1.5 को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि जो 3 जो है वो 1.5 का 2 गुना है, तो 2 आ जाएगा। यहाँ से ईसी जब हम निकालेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ईसी कितना आया 4। पूछा है एसी कितना होगा, तो ईसी ये इतना रहा, ईसी कितना आया 4 और एई कितना है 2, तो 4 2 6 हो जाएगा, यानी एसी पूरी कितनी हो जाएगी, एसी हो जाएगी 6 हो जाएगी, 4 ये 2 ये, 4 2 6, यानी पूरी एसी कितनी है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, यानी कि आंसर कौन सा होगा इसमें, ये वाला, ये आंसर हो जाएगा। अभी मैंने ये आप देखेंगे गोला पूरे हुए हैं, ऐसा नहीं मैंने पहले कोई हल किया। अभी मैंने जस्ट एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, उसमें जो है वीडियो गलत बन गई थी, मैंने जो है ध्यान नहीं दिया था, वीडियो गलत बन गई थी, जिसके चक्कर में मैं दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ। देख रहे हो कितना स्ट्रगल है भाई, करना पड़ता, क्या करेंगे आप। एक 7वां क्वेश्चन है, इसमें बोला 2,3 और 4,1 बिंदुओं के बीच की क्या पता करनी है, हमें डिस्टेंस पता करनी है। देखिए निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ी होगी, उसमें डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, यदि इसे x1 और इसे y1 माने और इसे x2 और y2 माने, ये कोई एक रेखाखंड है जिसमें 2,3 है और 4,1 है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है भाई डिस्टेंस होती है, ठीक है। इस डिस्टेंस को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से d जब निकालेंगे तो x2 कितना हमारे पास 1, नहीं x2 कितना 4 है ना, x1 कितना 2 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस y2 कितना वो y1 कितना 3 है, स्क्वायर हो जाएगा। डी बराबर 4 में से 2 चले जाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ से 1 में से 3 घटाएंगे -2, और -2 का स्क्वायर कितना होता है, वो भी 4 ही होगा। तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का आप जब वर्ग करते हैं तो वो हमेशा कैसा आता है, धनात्मक आता है, तो +2 या -2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से डी बराबर हो जाएगा √8। इस √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ से 2 दूनी 4, इस ये 4 जो है 2 का वर्ग होता है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और √2 रह जाएगा, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी आई 2√2। तो ये वाला हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा ये 2√2, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 है के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण होती है वो किस रूप में होती है, 1x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से हमारा जो विभक्तर आता है d बराबर b² माइनस 4ac। यदि ये इसके मूल बराबर होते हैं तो ये हमेशा किसके 0 के बराबर होता है। यहाँ से तो b² कितना आ जाएगा, b² बराबर आ जाएगा 4ac। देखिए क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन जो है 3x² माइनस 12x प्लस का m, तो यहाँ से 3x² माइनस का 12x प्लस का m बराबर कितना 0। यहाँ से हम अगर तुलना करें इस समीकरण की इससे, तो यहाँ से b जो है वो 12 के बराबर होगा, तो 12 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 4। यहाँ x² का मल्टीपल क्या है 3 है, तो ये क्या ये a हो जाएगा। यहाँ से c कितना हो जाएगा m, -12 का स्क्वायर होता है 144, और यहाँ से 12 गुणा m। यहाँ से 144 को जब 12 से भाग देंगे तो m बराबर कितना आएगा 12 ही आएगा, क्योंकि 12 गुणा 12 कितना होता है 144, तो वर्ग भी होता है 12 का।
तो इस प्रकार आंसर हमारा m बराबर 12 हो जाएगा। ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि 15 और 25 का HCF 5 है, तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर जब कभी पूछा जाए तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि किन्हीं भी संख्याओं का HCF गुणा एलसीएम बराबर होता है उन संख्याओं के गुणनफल के। यानी कि यदि कोई संख्या a है और b है तो उनके गुणनफल के बराबर होगा हमेशा क्या, उनके HCF और एलसीएम का गुणनफल। तो इसमें क्वेश्चन में हमें बोला है कि HCF कितना है, 5 है, पता क्या करना है, एलसीएम यानी कि L पता करना है बराबर संख्या कौन कौन सी है, 15 और 25, यानी 15 गुणा 25। यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 या 15, तो 25 की 3 में जब मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर सॉरी 25 में 3 की मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा 75। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से है, 10वां क्वेश्चन। इसमें बोला है कि सार्वंतर क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ करना भी नहीं है। देखिए, सार्वंतर जो होता है, यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, मान लिया x1 x2। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन है कि कोई एपी में श्रेणी है 3, 1, -1, -3, डॉट 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 का सार्वंतर क्या होगा। देखिए, कोई भी श्रेणी यदि समांतर श्रेणी में होती है, मान लिया x1 x2 x3, x4 डॉट 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 xn तक कोई श्रेणी है और ये एपी में है, तो इसका सार्वंतर जो होता है वो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, सार्वंतर आ जाता है। यानी कि सार्वंतर बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद x2 माइनस x1। जैसा कि इस श्रेणी में हमारे पास जो है द्वितीय पद क्या है, एक है, यानी कि एक द्वितीय पद माइनस x1, प्रथम पद क्या है 3। तो जब एक में से जब हम 3 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -2। -2 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, -2 ही हमारा होगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, कोई वर्ग अंतराल है 0,5, 5,10, 10,15, 15,20 और 20 से 25, सॉरी, कोई 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 एक वर्ग अंतराल है जिसकी बारंबारताएं 2, 7, 3, 10 और 4 हैं। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक वर्ग। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे जैसे कि चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन में इसका वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल है 0,5, 5,10, 10 कॉमा बोल रहा हूँ, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ठीक है, और इसकी बारंबारता जो है 2, 7, 3, 10, 4, 2, 7, 3, 10, 2, 7, 3, 10 और 4 है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता क्या होता है, संचयी बारंबारता। देखिए, संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, बारंबारता का सबसे पहला जो होता है उसे ले लेते हैं, यानी कि 2 है सबसे पहला। फिर इसको सेकंड वाले को जोड़कर यहाँ पे लिखते हैं, यानी 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। यहाँ 9 में 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 12, 12 और 10 22, 22 और 4 26। तो यहाँ पर ये जो 26 आता है
ये जो 26 है यहाँ पर, ये बारंबारता का योग होता है। नहीं तो हम जोड़ के देख लो, 7 2 9 3 12 10 22 4 26, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एन। यदि हम n/2 निकालें, यानी कि n का आधा, यानी 26 का आधा, हमारे पास आ जाएगा 13। देखिए, वर्ग अंतराल देखने के लिए माध्यक वर्ग अंतराल कौन सा है, हम देखते हैं कि संचयी बारंबारता में 13 नंबर कहाँ पर है। 2 नहीं, 9 में भी नहीं, 12, 13 से कम है। लेकिन 13 से जस्ट ज्यादा कौन सा है, 22 वाला। यानी 22 वाले वर्ग में, मतलब 22 वाले यानी चौथे नंबर पर जो भी वर्ग अंतराल होगा, 1 2 3 4, यानी इधर भी 1 2 3 4, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग अंतराल। तो ऑप्शन जो आंसर होगा हमारा इसमें क्या कौन सा है, डी ऑप्शन। कौन सा, 15 से 20 आंसर हो। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, tan a बराबर 1, तो 2 sin a इंटू cos a का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। यदि tan a बराबर 1 है, तो 2 sin a इंटू cos a याद करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये है हमारा 90 डिग्री, ये है ए बी सी, सॉरी ए, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। यहाँ से tan जो ए हमें दे रखा है वो है 1/1। 1/1 कैसे, क्योंकि जो tan ही होता है वो लंब बटा आधार होता है, यानी लंब बटा आधार। यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √2। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, और उसका वर्गमूल कर देंगे तो कितना आएगा, √2। यहाँ से पूछा है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a। यहाँ से 2 गुणा sin कितना है, 1/√2, गुणा cos a 1/√2, 1 आधार होता कर्ण, साइन में होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा बराबर 2 गुणा 1/2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, 1। यही हमारा आंसर होगा, ये वाला। ठीक, 13वां क्वेश्चन है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला है, 13वां क्वेश्चन है कि कोई वृत्त है जिसका कोई केंद्र O है, क्या है O, बोला है यहाँ से कोई स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा क्या होता है, देखिए स्पर्श रेखा उसे बोलते हैं जो छू कर निकल जाती है। इसमें सर्किल को छुआ निकल गई। एक होती है छेदक रेखा, जो इसको भेद दे, यानी कि इसको काट कर निकल जाए, लेकिन इसने इसको काटा नहीं, जस्ट छू कर निकल गई। बोला है कि केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर है, केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु Q है। ये बिंदु क्या है, Q। केंद्र से कितना है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कोई बिंदु दूर है, दूर से बिंदु Q है। Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी Q से वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 24। वृत्त की त्रिज्या क्या कीजिए। अच्छा, मैं आपसे कहूँ वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वो होगी केंद्र से परिधि के बीच में दूरी जो होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। हमने मान लिया R है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो वृत्त की त्रिज्या और उसकी स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो होता है समकोण, यानी कि 90 डिग्री। तो आपको, आप शायद ये क्वेश्चन करते हुए कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर। आप इसे लंब इसे मान लें या इसे मान लें लंब, या इसे आधार मान लें या इसे आधार मान लें, कोई समस्या नहीं होने वाली। जैसे कि अब हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसका हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर। कर गया 25 सेंटीमीटर, यानी इसका स्क्वायर। यहाँ से आर चाहिए, आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस का
24 का स्क्वायर इधर लाएंगे तो यहाँ पे r बराबर आ जाएगा, r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 24 का होता है 576। यहाँ से r स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा 49। यहाँ से r हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आई 7, तो r का मान कितना है 7। यही आंसर होगा ये वाला। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन बोला है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर कौन जाता है। मान लिया ये कोई क्या है, मीनार है। क्या है ये, मीनार है जिसकी 20 मीटर क्या है हाइट है। बोला है कि इसकी छाया, छाया कैसे बनेगी? मान लिया ये कोई सूर्य देवता है अपने, क्या है सूर्य देवता है जो इस पर अपनी किरणें बिखेर रहे हैं मीनार पर। जब इस पर इसकी किरणें पड़ेगी तो इसकी छाया कुछ इस तरह इस प्रकार बनेगी यहाँ पर, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 20√3 मीटर। यहाँ से हम इसको मिला देंगे इसकी छाया से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसकी बिल्डिंग और छाया यानी परछाई के मध्य जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया समकोण। अब समकोण में हम जानते हैं कि जितने भी त्रिकोणमितीय जो भी फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनकी अपनी अपनी वैल्यू होती है लंब, आधार और कर्ण के बेस पर। जैसे कि हम tan थीटा की बात, तो tan थीटा हमारा होता है लंब आधार। यहाँ से यदि हमने इसे थीटा एंगल माना तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा लंब, यानी कि लंब कितना है 20 और आधार हो जाएगा 20√, तो आधार हो गया 20√3। यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा तो tan थीटा बराबर जो है tan थीटा बराबर आएगा 1/√3। ठीक है, यहाँ से यदि हम निकाल 1/√tan थीटा, tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, वो होती है 30 डिग्री, तो थीटा हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, टेबल तो आपको याद ही होनी चाहिए त्रिकोणमिति यदि चैप्टर आप पढ़ते हैं। सबसे पहले आप टेबल याद करें कि किस एंगल की किस फंक्शन में कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से 14 हो जाएगा और इसका आंसर कितना है 30 है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा, चलिए मान लिया कोई सर्किल है। इस सर्किल जो है, मैं आपसे कहूँ कि सर्किल या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप में से अधिकतर लोग बोल देंगे कि πr²। और होता भी है, बोल क्या देंगे, वो तो होता ही है। लेकिन हमें एक बात इसमें यह ध्यान रखनी होती है कि यदि कोई आपसे पूछे कि सर्किल में कितने डिग्री का कोण होता है, आप हमेशा कहेंगे कितने का होता है 360 डिग्री का। तो ये πr² जो इसका एरिया होता है वो पूरे कितने डिग्री पर होता है 360 डिग्री पर। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे पूरे सर्कल का एरिया ना बताएं, इतने भाग का एरिया बताएं, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से इतना कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो मैं कहूँगा थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो यदि किसी सर्कल का πr², हम जानते हैं कि किसी सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है, जो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। यदि हमें थीटा एंगल का कोई खंड इसमें यानी जिसे बोलते हैं त्रिज्य खंड ज्ञात करना हो तो उसे हम थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा एक क्वेश्चन में बोला है 30 डिग्री का हमारे पास क्या है, 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो यहाँ से एरिया यदि हम इस त्रिज्यखंड का निकालें जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो कैसे निकलेगा, यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7, आर हमारा 14 गुना 14 हो जाएगा बटा 360 डिग्री, और इसमें थीटा कितना है 30 डिग्री है। तो सबसे पहले डिग्री वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ से 30 डिग्री को जब 360 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 12, यहाँ से 7 दूनी 14, ये 2 से काटेगा ये 6, ये 2 3, ये 2 7, यहाँ से 22 गुणा 7 बटा 3 आया। इसे जब हम करेंगे तो 154/3, यही हमारा राइट आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, इसे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि जोकर की टोपी आपका कोई पूछे तो किस आकार की होती है, आपको पता होना चाहिए। बेलनाकार क्या होता है, ये होता है क्या, मैं आपसे कहूँ ये क्या होता है, ये आकृति होती है बेलनाकार। थोड़ा रफ समझने की कोशिश करें। और ये होता है शंकुआकार, ये होता है त्रिभुज, ये होता है आयतन, आयत क्या होता है, आयत होता है। जिसमें ये जो है 3D फिगर है, त्रिविमीय बोलते हैं, ये भी 3D है, ये 2D है और ये 2D है। कोई ऐसी चीज जिसे पहना जाए, ठीक है, या उसके अंदर कोई आयतन हो, आयतन वाली चीज हमेशा क्या होती है, वो होती है 3D। 2D का कोई भी फिगर हो उसका आयतन नहीं होता है। जैसे कि टोपी है तो उसका कुछ ना कुछ तो आयतन होगा, ये 2D वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते, यानी कि त्रिभुज और आयताकार जो भी चीज होगी वो आंसर कभी हो ही नहीं सकते। बच्चा क्या, शंक्वाकार और बेलनाकार। आपने देखा होगा कि एक बर्थडे कैप होती है, बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं तो वो कुछ इस आकार की होती है, वही जोकर की टोपी भी होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं शंक्वाकार। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शंक्वाकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप क्या होगा। इसका सरलीकृत रूप, देखिए यह भी क्वेश्चन एक याद करने वाला ही क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत जो रूप होता है वो प्रत्यक्ष विधि, जिसे प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं, ये आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए, याद क्या होना चाहिए, इसका यूज भी तो होता है क्वेश्चन से। जैसा कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्य का 24 है तो बहुलक क्या है। देखिए हमें पता होना चाहिए कि बहुलक माध्य का और माध्य के मध्य एक संबंध होता है जो एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि हम कहें संबंध क्या होता है, तो वो होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, यानी माध्यिका का 3 गुना माइनस 2 गुना माध्य। यदि हमें किसी प्रश्न में माध्य, माध्यिका और बहुलक में से किसी दो के मान दिए होंगे तो हम उनमें से इसमें से कोई एक आराम से निकाल सकते हैं, जो कि बहुलक बराबर होता है माध्यिका के 3 गुने में से जब हम माध्य के 2 गुना घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बहुलक। यहाँ से बहुलक को हम एल मान लेते हैं, लक। ठीक है, 3 गुना क्वेश्चन में माध्यिका कितना दे रखा है 24, तो यहाँ 24 रख देंगे, माइनस 2 गुना माध्य कितना है 15, तो 15 रख देंगे। यहाँ से एल बराबर 24 दिया कितना हो जाता है 72, माइनस 15 दूनी 30, जब 72 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 42, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन, ये 20वां था ना, नहीं 18वां, 19वां क्वेश्चन हो जाएगा। एक पासे को फेंका जाता है तो उसको संबंध जाने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए पासा जानते हैं आप लोग, जो लूडो खेला होगा उसमें कितनी साइड्स होती हैं, जैसे डाइस बोलते हैं, लूडो तो खेला होगा ना, उसमें कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। इसमें जैसे कि इसमें 1 होगा, 2 होता है नंबरिंग, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रायिकता क्या होती है। तो प्रायिकता यदि कभी क्वेश्चन में हो तो उसका सबसे पहले मतलब होता है कि संभव परिस्थितियां बटा कुल परिस्थितियां। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है। मैं अपने जो भी डाटा मेरे पास है उसमें देखूंगा कि सम संख्या कौन कौन सी है। तो एक 2 मिला, 4 है और एक 6 है। तो मेरे प्रश्न के अनुसार संभव परिस्थितियां कितनी है, 3, 1 2 3, और टोटल नंबर्स कितने हैं, यानी टोटल स्थितियां परिस्थितियां कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी है 6। इसे हल कर लो तो आ जाएगा 3 को जब 3 को 6 से भाग करेंगे तो 1/2, हमारा क्या होगा आंसर। 20वां क्वेश्चन है जो कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। चलिए
इसमें बोला है कि अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिक यानी कि रैंडम नहीं निकाला जाता है, तो पत्ते की रानी होने की प्रयत्न क्या होती है। मैं आपसे कहूँ कि किसी ताश के गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, तो टोटल पत्ते कितने होते हैं, टोटल होते हैं 52, जो कि 13 13 13 4 प्रकार में बटे हुए होते हैं। 13 ये होते हैं, 13 13 13। इनमें से एक प्रकार होता है ईंट बोलते हैं, एक होता है ईंट, एक को बोलते हैं चिड़ी, एक को पान बोलते हैं, और एक शायद एक का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद कुछ है। इसमें से ईंट का पत्ता जो होता है वो रेड होता है, यानी कि लाल कलर का होता है, और चिड़ी वाला क्या होता है, ये ब्लैक होता है। पान वाला शायद रेड ही होता होगा, और ये वाला क्या होता है, ब्लैक। तो हम एक बात कह सकते हैं कि गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, जिनमें से 13 ईंट के होते हैं, 13 चिड़ी, 13 पान, और 13 कोई होगा एक नाम का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये होता है। ठीक है, इसके बाद जो ईंट का होता है वो रेड का होता है, पान का होता है वो भी रेड का होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 13 13 13 13 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, जिनमें से 2 कलर के पत्ते होते हैं, 2 रेड के होते हैं, 2 ब्लैक के होते हैं। और इसी क्वेश्चन में कहा है कि रानी होने की प्रायिकता क्या है। अब पत्ते जब 13 13 13 प्रकार के होते हैं, तो इसमें भी एक रानी हुई, एक रानी इसमें भी हुई, एक इसमें भी हुई, और एक रानी इसमें भी हुई। तो हमारे पास रानियां कुल कितनी हो गई, प्रायिकता हम निकालेंगे तो टोटल रानियां कितनी है, 4 है। और टोटल कंडीशंस कितनी है, यानी टोटल पत्ते कितने हैं, 52। निकाल लेंगे इसका मान, तो 1/13 भाग करेंगे कितना आएगा, 1/13। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था, जिसका आंसर 1/13 था। ये जो था, ये थे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में अगली आने वाला हूँ, वो होंगे खंड वर्णनात्मक, जो कि 2-2 नंबर और 6-6 4 नंबर पढ़ते हैं। इनका मैं बहुत ही तरह से लेने वाला हूँ। तो यदि ये वाला वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी क्वेश्चन का समय अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए भाई, अगली बार तक के लिए धन्यवाद।